हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आप सभी का एसजीसी कॉम्पिटिटिव क्लास जो आज की जीएस की क्लास है उसमें स्वागत करता हूं। आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस। और 14 सितंबर जो हिंदी दिवस है इसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, जो हिंदी है हमारी, अगर आप जो यूपी के निवासी हैं तो यूपी में ये मातृभाषा भी हमारी है और देश के लेवल पर यह राष्ट्रभाषा भी है। तो जो राष्ट्रभाषा है ये लगभग में देश के 10 राज्यों में बोला जाता है और पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदी अगर देखा जाए तो हिंदी को बोलने वालों की संख्या चौथे स्थान पर है। यानी विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें चौथे स्थान पर सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि हमारा अंग्रेजी जो माध्यम है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं और उसको बोलने वालों को लगता है कि या जानने वालों को लगता है कि मैं कुछ खास जानता हूँ या मैं डिफरेंट हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो बाजार की भाषा है वो पूरे देश में या विश्व के स्तर पर हिंदी को ही माध्यम बनाया जाता है, खास करके भारतीयों को लुभाने के लिए। और आप जितनी भी देखेंगे जो मार्केट की भाषा है वो हिंदी ही है आपकी। और जो हिंदी है ये आज भी भारत में, इसको आज जो बोलने वाले लोग हैं या जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदी को बोलने में उनको लगता है कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आपका एक पड़ोसी देश है चीन, जो टेक्नोलॉजी से लेकर के हर क्षेत्र में आगे है और विश्व उस पर कहीं न कहीं निर्भर है। लेकिन वहाँ जो चीनी भाषा है जिसको हम मंदारिन भाषा के नाम से जानते हैं, हमने चर्चा किया था मंदारिन भाषा, यानी चीन की जो भाषा है उसे हम मंदारिन भाषा कहते हैं। और वहाँ चाहे सरकार के स्तर पर हो, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे व्यवसाय के स्तर पर हो, अपने ही राष्ट्रभाषा को प्रश्रय दिया जाता है। इसीलिए देखें कि वहाँ चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, या बाजार का क्षेत्र हो, या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, तो कहीं न कहीं वो विश्व में अग्रणी होता जा रहा है। उसके पीछे यही कारण है। हमारे वहाँ क्या है कि हम मैक्सिमम चीज़ें अनुवादित पढ़ते हैं। जो बड़ी अच्छी बुक आपको उपलब्ध होती है पढ़ने के लिए वो अनुवादित होती है, यानी उसकी वह जो मूल किताब है वो अंग्रेजी में होती है और उसे हम पढ़ने के लिए हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो अनुवाद होता है उसकी जो आत्मा होती है और लेखक का जो दृष्टिकोण होता है, दोनों मर जाता है। आप जब भी अनुवादित कोई पुस्तक पढ़ें तो देखें कि जो लेखक है उसके मूल विचार आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हिंदी में लिखी हो, आपकी भाषा में लिखी हो, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपकी मातृभाषा है अगर उसमें लिखी हो और किसी लेखक ने लिखा हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे साहित्य हो, चाहे जिस भी विधा की पुस्तक हो, वह पुस्तक आपको लेखक के विचारों से परिचित करवा देता है। लेखक ने जो सिद्धांत दिया उससे परिचित नहीं करवाता, उससे तो आप परिचित हो जाते हैं, लेकिन जो लेखक की मूल भावना है वह आप तक पहुंच जाती है। इसीलिए जो स्वतंत्रता आंदोलन हमारे वहाँ चला जब भारत में, तो उसमें
भारत को स्वतंत्र कराने के साथ ही साथ एक और भी कार्य हो रहा था। वह कार्य था कि हिंदी को राष्ट्रव्यापी भाषा के रूप में स्थापित किया जाए, जिसके माध्यम से राष्ट्र को उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में जो सामाजिक और भाषाई और राजनीतिक जो विभाजन है उसको तोड़ा जा सके, उसको कम किया जा सके और उनके बीच एकता स्थापित किया जा सके। इसको लेकर के लगातार प्रयास होता रहा और उन्हीं प्रयासों का परिणाम रहा कि हमने चर्चा किया था आपसे कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को जो हमारी संविधान सभा थी, इसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और इसे संविधान में 343(1) यानी यहाँ जो आर्टिकल है अनुच्छेद 343(1) के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और इसकी जो लिपि घोषित किया, जो हम लोग लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, यह जो लिपि है इसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी ये हुआ कि जो भाषा है हिंदी रहेगी और जो लिपि है वो देवनागरी, यानी जो हिंदी लिखी जाएगी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। और ये हुआ कि चूंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया, तो ये हुआ कि इसी दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी आज 14 सितंबर है तो हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह हिंदी की स्थिति ये है कि जगह जगह जो सरकारी, अब देखें थोड़ी सी एक और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो हिंदी है यानी इसके जो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है वह गृह मंत्रालय के पास है, गृह मंत्रालय। तो आप देखेंगे कि जो रक्षा मंत्री, जो गृह मंत्री हैं वो 14 सितंबर को ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं, यानी हिंदी को लेकर के। और जो सरकार, केंद्र सरकार की जो विभागें हैं, महत्वपूर्ण जो विभागें हैं वहाँ या महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन उन संस्थानों में आप देखें कि मैक्सिमम काम अंग्रेजी में होता है। तो हम आज भी स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हिंदी को पूरे भारत की भाषा के रूप में स्थापित नहीं कर पाए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन यहाँ पर एक चर्चा मैं कर दूं कि संविधान ने हिंदी को मान्यता दे दिया, लेकिन हिंदी को लागू करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी वो तत्कालीन हमारे राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में मौजूद नहीं थी। और जब मौजूद नहीं थी तो उसी के साथ एक और व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी को पूरे देश की संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया जाए, मान्यता दिया जाए। और यह कुछ वर्षों के लिए यानी 15 वर्षों के लिए लागू किया जाए। लेकिन एक बार जो व्यवस्था बनाई गई तो अंग्रेजी प्रथम स्थान पर बनी रही और आज भी बनी हुई है, और हिंदी कभी भी अंग्रेजी का स्थान नहीं ले पाया। यानी आज भी अंग्रेजी हमारे संपर्क की भाषा है। आज अधिकांश जो एजुकेशन की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, और अंग्रेजी न जानने वाला लगता है कि दक्षिणी ध्रुव से आया है, यानी जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं। जबकि हमने बताया कि जो आपकी मातृभाषा है वह आपके मूल विचारों को प्रवाहित करने की
और ग्राह्य होने की जो क्षमता है उसमें अन्य भाषाओं से ज़्यादा होती है। इसलिए चीन इतना बड़ा देश है, फिर भी वो सारा काम अपनी भाषा में करता है, अपनी राष्ट्रीय भाषा मंदारिन में करता है। वही भारत में नहीं हम लोग कर पाए, या जो यूरोपीय देश हैं वो अपने भाषा में अपने सारे कामकाज करते हैं। तो यहाँ एक बड़ी समस्या है, इस पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हिंदी है ये हमारी जीवन पद्धति है, यह राष्ट्रीय श्वास है, यह आपके अंदर सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संचार करती है। इसलिए आप विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं सबको जानिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हिंदी को जरूर जानें। भले ही आप इंग्लिश पढ़ें या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ें, पेपर दें, सारी चीज़ें करें, लेकिन जो आपकी जो मूल भाषा है उससे अपने को अलग ना करें, इसका सम्मान करें, इसका व्यवहार करें और इसे प्रचारित और प्रसारित करने का भी प्रयास जो भारत सरकार कर रही है, जो कागज़ के तौर पे है, उससे हम अगर कहीं हमको अवसर मिलता है तो इसे आगे प्रचारित और प्रसारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यह हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो हमारा देश है जिसे हम भारतवर्ष या इंडिया के नाम से जानते हैं, इसके प्रति बड़ा हम लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसके प्रति इस जिम्मेदारी को हमें निभाना पड़ेगा और तभी ये राष्ट्रभाषा जनभाषा के रूप में स्थापित हो पाएगी, संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो पाएगी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच। थैंक यू, धन्यवाद। यानी हम लोग आज हिंदी दिवस के बारे में जाने। अब हम लोग आते हैं अपने मूल विषय पर कि हम लोगों का जो मूल टॉपिक है यानी जीएस में जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे वह है आज प्रस्तावना, यानी संविधान में प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। यहाँ से सीधे प्रश्न आता है, यानी प्रस्तावना क्या है। तो हमने बताया कि जो प्रस्तावना है किसी भी देश का संविधान हो, उस संविधान में प्रस्तावना यानी जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक भूमिका होती है, इंट्रोडक्शन होता है, विषय प्रवेश होता है। उसी तरह जो ये प्रस्तावना है ये भी संविधान का अंग है और संविधान के जो सिद्धांत हैं, जो उद्देश्य हैं, जो दर्शन हैं, वो इसी प्रस्तावना में है। यानी प्रस्तावना को पढ़ के ही आप जान सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने जो संविधान निर्मित किया उस संविधान के क्या उद्देश्य थे, पूरा संविधान पढ़े बिना। जैसे आप विषय प्रवेश को पढ़ करके आप विषय वस्तु पूरे पुस्तक की जान लेते हैं, यानी मोटी मोटी जो बातें हैं, जो मोटे मोटे सिद्धांत हैं, जो उद्देश्य हैं और जो संविधान का दर्शन है वो हम प्रस्तावना को पढ़ के जान लेते हैं। दूसरी बात, प्रस्तावना के बारे में हमने बताया था कि जो प्रस्तावना है ये 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे नेहरू, उन्होंने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्ट। अब जब संविधान सभा का निर्माण हो गया तो संविधान सभा का कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है संविधान सभा का? संविधान का निर्माण करना। तो उसी को लेकर के एक उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने संविधान सभा के समक्ष रखा, उद्देश्य प्रस्ताव। जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान जो निर्माण किया जाएगा उस संविधान के उद्देश्यों को रखा गया।
और इसमें और इस जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको 22 जनवरी 1947 यानी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया। यानी कहने मतलब संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान का प्रस्तावना है। यानी जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष कि हमारे संविधान का उद्देश्य, सिद्धांत और आदर्श क्या है और उन्हीं आदर्शों को लेकर के संविधान का निर्माण किया जाएगा पूरा करने के लिए, उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपना लिया, यानी मान्यता दे दिया। और तब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ कि जो संविधान निर्माण करना है भारत में, जो संविधान के द्वारा जो भारत में व्यवस्था स्थापित करनी है वो कैसा होगा, उसका सार अंश इस प्रस्तावना में है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। आप जानते हैं कुंजी किसे कहा जाता है? ताले को खोलने के लिए काम आता है कुंजी। तो प्रस्तावना भी जो संविधान है उसके जो मूल उद्देश्य हैं, मूल सिद्धांत हैं, मूल आदर्श हैं, उससे अगर कहीं उसमें कोई असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, अस्पष्टता आती है, तो इस प्रस्तावना का प्रयोग करके उन उलझी हुई जो चीज़ें हैं उसको स्पष्ट किया जा सकता है। इस पे हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो 22 जनवरी 1947 को उसने अपना लिया और जब अपना लिया तो संविधान निर्माण शुरू हुआ। अब प्रस्तावना देखें, ये तो हमने देखा प्रस्तावना 1950 के बाद स्थिति क्या है, यानी संविधान पहले की स्थिति क्या है। यानी जब संविधान का निर्माण हो गया 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उस संविधान में जो प्रस्तावना शामिल किया गया है इसकी खासियत क्या है, यही सवाल है। तो प्रस्तावना को जानें कि एक वाक्य में लिखा गया है, एक वाक्य। पूरा प्रस्तावना कैसे लिखा गया है? एक वाक्य में लिखा गया है। प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ध्यान दीजिएगा, संवत कितना है? संवत 2006 विक्रमी को 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। बात समझना? और जब संविधान को अपना लिया संविधान सभा ने, तो चूंकि इसे माना गया कि जनता ने अपना लिया, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, जनता ने अपना लिया,
यानी अब ये संविधान जनता ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो अगर संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया, अंगीकृत कर लिया, आत्मर्पित कर लिया, तो इसका मतलब है कि जनता ने भी उसे अपना लिया। तो यहाँ ध्यान देंगे, तो जब संविधान को संविधान सभा ने अपनाया और किसकी ओर से अपनाया? जनता की ओर से अपनाया। तो इसका मतलब है कि संविधान निर्माण किसके द्वारा किया गया? जनता द्वारा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है ये। तो अगर जो जनक है वो तो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, तो अगर पूछा जाए संविधान से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है भारत में, या संविधान से ज़्यादा शक्ति किसमें निहित है भारत में, तो किसमें होगी? जनता में होगी। क्योंकि जनता संविधान का जनक है, और चूंकि जनता ने संविधान का निर्माण किया है, तो अगर जनता को हटा दिया जाए तो भारत में जो सबसे शक्तिशाली है या सबसे संप्रभु है वह होगा संविधान। ठीक है, तो यहाँ दो बातें स्पष्ट हो गई कि संविधान सभा ने जनता की ओर से संविधान को अपनाया। अब कह रहा है कि प्रस्तावना एक वाक्य में लिखा गया है, जिसे हम लोगों ने देखा। अब यहाँ दो तीन चीज़ें स्पष्ट करनी होती हैं प्रस्तावना से, कि जैसे प्रस्तावना में निहित क्या है। तो ये तो हम जाने कि संविधान के उद्देश्य, आदर्श और सिद्धांत इसमें निहित हैं, लेकिन हम लोग जो कॉम्पिटिटिव क्लास में पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग प्रस्तावना की कैसे व्याख्या की जाए, क्योंकि हमें ये जानना होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ एक आया है शब्द संवत 2006 विक्रमी। ध्यान दीजिएगा, तो भारत में जो हमारा व्यवहार है, चाहे सरकार के स्तर पर या जो समाज के स्तर पर, तो उसमें 3 तरह के वर्षों का प्रयोग किया जाता है या तिथियों का प्रयोग किया जाता है। तो सरकार 2 तिथियों का प्रयोग करती है, शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आप 14 सितंबर कर रहे हैं, 15 सितंबर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा सामाजिक व्यवहार है वह 3 तिथियों के आधार पर संचालित होता है, विक्रम संवत, शक संवत और जो अंग्रेजी कैलेंडर है, आप जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, क्योंकि इसे पोप ग्रेगरी ने तैयार किया था। उस कैलेंडर के आधार पर हम अपना व्यवहार करते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपसे चर्चा कर लेंगे हम, तब आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना में क्या क्या आपके परीक्षा से संबंधित चीज़ें हैं। अब थोड़े शक संवत और विक्रम संवत पर चर्चा कर लें। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज 14 सितंबर है, इसी को हम लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। 14 सितंबर 2020 ये हमने देखा, आज दिनांक है। अब हम कह रहे हैं कि विक्रम संवत शब्द हमने प्रयोग किया। ये सीधे सवाल पूछता है विक्रम संवत, और दूसरा हम प्रयोग कर रहे हैं शक संवत। शक संवत, ये 3 हैं। यहाँ पे आपके अंग्रेजी महीने हैं, जैसे आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जानते हैं, और यहाँ पे विक्रम संवत है और शक संवत है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो विक्रम संवत है इसका प्रचलन 57 BC में हुआ। ध्यान दीजिएगा, BC में आरंभ हुआ, ये याद रखेंगे आप। 57 BC में आरंभ हुआ। और ये जो शक संवत है 78 ईस्वी में आरंभ हुआ। ये दोनों डेट याद रखेंगे, ईस्वी में आरंभ हुआ। आरंभ हुआ। तो अब यहाँ ईस्वी है तो इसको हम AD कह सकते हैं। अगर नई NCERT को देखेंगे तो अब ये इस तरह लिखा जाता है ADE, यानी अब AD की जगह ADE लिखते हैं और BC की जगह BCE लिखते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, हमको इतने जानना है।
बीसी का यहाँ अभिप्राय है बिफोर क्राइस्ट, यानी आप देखते होंगे ईसा पूर्व लिखा रहता है, ईसा पूर्व। और यहाँ पे देखेंगे ईडी का अर्थ होता है आफ्टर डेथ, यानी जो ईसा की मृत्यु के बाद का जो समय है उसे हम देखते हैं, तो इसको हम ईसवी सन में लिखते हैं। यहाँ दो शब्द आ रहा है बीसी और एडी, ठीक है, ईसा पूर्व और ईसवी सन, ये दो आया। अब कह रहा है कि 57 बीसी और 78 बीसी, 78 ईसवी, ये दोनों दो शब्द क्यों हैं? तो जब ये दो शब्द इसी के आधार पे हैं कि जो ये कैलेंडर है यही ये दो शब्द निर्मित करता है। अब दो शब्द कैसे निर्मित करता है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बीसी और एडी की स्थिति क्या है। यहाँ पे देखें कि संख्याएं हैं कुछ 1000, अगर मान लीजिए 10,000 ले लें, फिर हम 1000 कर दें इसको, फिर 100 कर दें, 1 कर दें और 0 कर दें, या 600 कर दें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। 600, 100, 1 या 2 कर दें, फिर 1 और 0। पुनः हम अगर इसे लिखें 1 2 3 78, यानी कहने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते जाएंगे 100 तक या आगे 2000 तक। 78, फिर 100 और फिर 2020 सीधे हम ले लें, या बीच में 600 भी डाल दें आपको, 622 कर दें, 622। यहाँ पे फिर 2020 हम कर देते हैं, यानी आज क्या आना है 14 सितंबर 2020 है, तो 2020 जो वर्ष है यहाँ पे हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। अब देखें कि यहाँ पे 0 आया है और यहाँ से जब हम चल रहे हैं तो घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। और ये सीधे यहाँ पे जब आते हैं 0 पर, तो जब 0 से आगे बढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, यानी 1 से चल करके 0 से 1 से चल करके हम 2020 तक आ रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2020 वर्ष बीत चुका है। अब यहाँ पे इसको हम मान लें कि 0 है, तो ईसा मसीह को आप जानते होंगे, ईसा, तो ईसा का जन्म इसको माना जाए 0 को, 0 को ईसा का जन्म माना जाए। और जब इनका जन्म है तो इससे पहले जो समय बीत चुका है, आप ध्यान देंगे कि अगर पृथ्वी की आयु देखा जाए या भारत में मानव की उत्पत्ति देखा जाए, तो अगर सीधे भारत में अगर मानव की उत्पत्ति देखा जाए तो 5 लाख वर्ष माना जाता है। अब 5 लाख वर्ष है तो 1000 के यहाँ आ जाएगा ना ये 5 लाख। अब कह रहा तब से लेकर हम अपना इतिहास देख रहे हैं मानव का, तो ये ईसा से पहले अवस्थाएं गुजर चुके हैं, यानी ये वर्ष है ईसा से पहले गुजर चुका है, और यह जो वर्ष है वो ईसा के बाद का है। अब ध्यान देंगे, तो जो ईसा से पहले का समय है उसी को हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बीसी कहते हैं, और जो ईसा की मृत्यु के बाद का जो समय है उसको हम एडी कहते हैं, यानी ईसवी सन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जब यहाँ पे देखा हमने बीसी में हम घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, और एडी में 0 से बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, भूल जाता है अक्सर करके, एक बार समझ में आएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे
अगर हम ले लें, एक एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे 57 BC आया है, 57। अब इसका मतलब ये BC 57 हो गया। अब कह रहा है कि 57 BC में शक संवत विक्रम संवत शुरू हुआ। रीजनिंग में भी काम आएगा आपके। विक्रम संवत 57 BC में शुरू हो रहा है, ये ध्यान देंगे आप। अगर BC में शुरू हो रहा है और वहां से अगर अंकों को हम गने तो 57 के बाद, इसका मतलब 0 से पहले 57 बीत चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 के पहले 57 वर्ष बीत चुका है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2020 में हम ये बात करें कि 2020 में विक्रम संवत कितना होगा, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2020 वर्ष बीता है और यहाँ से लेकर के 57 वर्ष बीता है। तो इसका मतलब इसको प्लस कर देंगे हम। अब प्लस कर देंगे तो 2020 में अगर 57 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2020 में 57 जोड़ दें तो 7 और 7 2077। तो आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि 2020 में कितना विक्रम संवत होगा, तो 2077 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? अब कहे कि हम जानते हैं कि 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। शक संवत, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यही आपसे पूछ ले कि 2020 में कितना शक संवत हुआ, तो आप जानते हैं कि यहाँ से 1 से लेकर के 20 तक हम यात्रा कर रहे हैं और 78 आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि 2020 में से 78 वर्ष माइनस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही अंक, ये असेंडिंग आर्डर में ये देख रहे हैं कि यहाँ बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। तो बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है तो 78 वर्ष बीत चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में कौन सा शक संवत है, तो क्या करेंगे? 2020 में से 78 माइनस कर देंगे। अब 78 माइनस कर देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2042 हो जाएगा। 2042 होगा सर। कितना होगा? कौन बताएगा इसमें से? उधर 1942। हाँ ठीक। तो इसका, हाँ बोलो। हेलो हेलो। तो ये 1942 हो रहा है जी। तो अब ये अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में, अगर उसी तरह, ये तो हमने सिंपल एग्जांपल लिया 2020 को, अब इसमें से आप बताएंगे हमको कि अगर हम कह दें कि बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी यानी 600 वर्ष पहले 600 BC में हुआ, ये BC का क्रम है, तो 2020 में बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पुराना माना जाए? 2020। तो अगर 2020 तो हम क्या करेंगे? कितना ऐड करेंगे? 57 नहीं, यहाँ देख रहे हो कि ट्रिक किस पे है? 600 पर। तो 600, और यहाँ ट्रिक कहाँ है? यहाँ पे। तो देखो यहाँ 0 से शुरू हुआ है यात्रा और यहाँ 0 से हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 600 ऐड करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2620। 2620 वर्ष पहले बुद्ध का जन्म हुआ। एक एग्जाम्पल है। उसी तरह आप जानते हो कि 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई, जो मुस्लिम कैलेंडर है। 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरी संवत, ये भी याद रखेंगे, ये भी भारत में प्रयोग होता है। हिजरी संवत 622 ईस्वी। तो आपसे अगर मान लीजिए कि ये याद रखना है कि 622 में हिजरी संवत शुरू हुई, तो जब भी आपको सवाल पूछे शक संवत और विक्रम संवत दोनों क्लियर है कि अलग अलग हैं, तो अगर शक संवत से पूछेगा तो घटाना है और विक्रम संवत से पूछेगा तो हमको प्लस कर देना है। और जब प्लस कर देंगे तो अगर 2030 के बारे में पूछे, 3000 BC के
ईस्वी के बारे में पूछे कि कितना शक संवत हो रहा है, कितना विक्रम संवत, तो उसमें या तो प्लस करेंगे या तो घटा देंगे। अगर विक्रम पूछेगा तो प्लस करेंगे, और अगर शक पूछेगा तो माइनस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।